हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस पेपर्स विद आकाश। और आज हम देखेंगे आरएस एग्जाम में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आया था, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ऑप्शन है 1926, 1937, 1945। इसमें आपको कूट का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आंसर है। 1926 और 1945 का जो निर्वाचन हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत पहली बार विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय में भागों में बांटा गया। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों हैं इस चित्र में। भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों को विषय हस्तांतरित करने से भारत सचिव पर जो बोझ था वो कम हो गया, नियंत्रण कम हो गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बना रहा। और इस अधिनियम के तहत भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष के वेतन देने की व्यवस्था की गई। राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे। इसमें एक ये प्रावधान भी था कि बजट पर बहस हो तो सकती थी पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। द्वैध शासन पद्धति जो थी 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई थी। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण दोष ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, यह इसका महत्वपूर्ण दोष था। और जो 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो यहाँ ए और सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी। ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, श्रीमन नारायण अग्रवाल, हुमायूं कबीर। एक बार देखिए, आंसर है श्रीमन नारायण अग्रवाल। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, श्रीमन नारायण अग्रवाल। देखिए ये है पुस्तक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, जिसके लेखक एस.एन. अग्रवाल है। ये मुख्य पृष्ठ है पुस्तक का। और ये हैं श्रीमान नारायण अग्रवाल। श्रीमान नारायण अग्रवाल गुजरात के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ये गुजरात राज्य के भूतपूर्व गवर्नर या राज्यपाल रह चुके हैं। इनकी कृतियाँ आप भले तो जग भला ये भी बहुत फेमस है, और गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया ये भी फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजवंश और उनकी राजधानी। कुछ राजवंश दिए हैं, उनकी राजधानी से आपको उन्हें सुमिलित करना है। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कदम और चंदेल, इनकी राजधानियां बतानी है। और आपके सामने कूट दिए हुए हैं। शुंग वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन की राजधानी है पैठन। सातवाहन की राजधानी पैठन। कदम राजवंश की राजधानी है बनवासी। और चंदेल की है महोबा। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। देखिए भारत के पूर्वी एरिया में जो नक्शे में पीला पीला सा कलर दिख रहा है ये सुंग एम्पायर था, सुंग वंश था। स्टार जहाँ लगा हुआ वो पाटलिपुत्र है। इसका कुछ हिस्सा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था सुंग वंश का। और राजधानी पाटलिपुत्र थी, जैसे पटना कहते हैं आजकल। ये है सुंग वंश आपका। और ये देखिए इसके बिल्कुल पश्चिम में आंध्र प्रदेश की तरफ कुछ कर्नाटक का हिस्सा, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, ये सातवाहन एम्पायर है, सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी पैठन है, जिसकी राजधानी पैठन है लिखा हुआ है। और इस नक्शे में यह है कदम राजवंश, जो ज़्यादातर कर्नाटक के हिस्से में फैला हुआ है, कर्नाटक में। और इसकी राजधानी भी दी हुई है बनवासी, स्टार के साथ यहाँ राजधानी भी लिखी हुई है बनवासी। और देखिए यहाँ पे चंदेल वंश जो है ये कालचुरी दी हुआ है, पीला सा हिस्सा, और पीले से हिस्से के ऊपर बिल्कुल चंदेला लिखा हुआ है। ये रहा चंदेल वंश, बिल्कुल ये चंदेल वंश है। और चंदेल वंश की राजधानी थी महोबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। सेकंड है लाड़खां, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। तीसरा ऑप्शन, खजुराहों के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं।
चौथा ऑप्शन, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो यहाँ ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, ये तीनों ऑप्शन सही है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, और ये दोनों, दूसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। ये जो चौथा ऑप्शन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो ये सही नहीं है। देखिए ये है लाड़खां का मंदिर, एहोल में है, एहोल कर्नाटक में, ये लाड़खां का मंदिर है एहोल कर्नाटक में। और ये है खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है जो। तो यहाँ 1 2 3 सही है, यहाँ चौथा गलत है, तो ऑप्शन है 4। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना पूछा है। ऑप्शन में बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। देखिए ये जो शासक हैं घोड़े पे बैठे हुए, ये हैं बलबन, ये जो गुलाम वंश के शासक थे, बलबन गुलाम वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नदिया में या वाराणसी में? वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। आंसर है पंढरपुर में, सेकंड ऑप्शन सही है। भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी कहते हैं और इस संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। इनके कंधे पर भगवा रंग की ध्वजा होती है। देखिए ये प्रतिमा विट्ठल भगवान जी की है, और ये जो श्रद्धालु हैं ये वारकरी संप्रदाय के हैं, और इनके हाथ में ये पीले रंग की ध्वजा है, ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन में है लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो आपको कालक्रम बताना है इनका कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सी। देखिए सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता सन 1916 में दिसंबर में हुआ था। फिर उसके बाद जलियांवाला जो हुआ था वो अप्रैल 1919 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ये अगस्त 1920 में हुई थी। और स्वराज दल जो है उसका जो स्थापना दिवस है वो जनवरी 1923 में हुई थी उसकी स्थापना। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया एक समझौता है। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में वे अल्पसंख्यक थे वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी समझौते को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। बाल गंगाधर तिलक को देश लखनऊ समझौता और केसरी अखबार के लिए याद करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में संस्था दी हुई है और उनके प्रवर्तक बताने यानी संस्थापक बताने। पहला ऑप्शन में है ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्थापना 1905 में की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, 1905 में। सोशल सर्विस लीग के NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी थे और इसकी स्थापना 1911 में मुंबई में की गई थी। सेवा समिति के जो संस्थापक थे HN कुंजरू थे। 1914 में इसकी स्थापना इलाहाबाद में की थी इन्होंने। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसके फाउंडर केशव चंद्र सेन थे, श्री राम वाजपेयी नहीं थे, केशव चंद्र सेन थे, और इसकी स्थापना 1870 में की थी उन्होंने। तो यहाँ ये चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित की गई थी 1870 में। देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे। और ये लोगो है सोशल सर्विस लीग का, जो इसकी स्थापना 1911 में मुंबई में की गई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। और ये चित्र है HN कुंजरू साहब का, जो संस्थापक थे सेवा समिति के। इन्होंने वर्ष 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। और ये हैं केशव चंद्र सेन, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन
की स्थापना 1870 में की थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ऑप्शन में मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद या अवध बिहारी। ऑप्शन में कौन शामिल नहीं था, सोचिए एक बार। भगवती चरण बोहरा ये शामिल नहीं थे। 2 नंबर पे जो है भगवती चरण बोहरा ये शामिल नहीं थे। देखिए, जो हार्डिंग बम कांड की जो घटना घटी थी वो दिल्ली के चांदनी चौक में घटी थी 23 दिसंबर 1912 के दिन। 23 दिसंबर 1912 में अमीर चंद, हनुमंत सहाय, अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद और बसंत कुमार बिस्वास, ये 5 लोग थे मुख्य आरोपी इसमें। तो यहाँ भगवती चरण बोहरा इनसे मेल नहीं खाता है, तो दूसरा ऑप्शन ये शामिल नहीं था। देखिए, ये चित्र है हार्डिंग बम कांड का। हाथी पर बैठे हुए थे लॉर्ड हार्डिंग, तो इस बम कांड में उसका महावर मारा गया और हार्डिंग बच गया। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, चिंतामणि। तो यहाँ आंसर है तेज बहादुर सप्रू। सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, ये चित्र है गांधी इरविन समझौते का। बाएं तरफ गांधी जी और दाएं तरफ इरविन है। इरविन उस टाइम वायसराय थे जो 1926 से और 31 के बीच भारत के वायसराय रहे थे। और यह है डेट फिक्स, याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट यानी समझौता हुआ था। और इसमें जो मध्यस्थता की भूमिका थी वो तेज बहादुर सप्रू और उनके साथ डॉक्टर जयकर, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी इन्होंने। इस समझौते के तहत इरविन के सामने ये शर्तें रखी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये था आपके आरएस का हिस्ट्री का पोर्शन, जो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आए थे वो मैंने आपको करा चुका हूँ। फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में पॉलिटी के लेके आऊँगा, जो आरएस 2018 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।